नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग ये बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं। भाषा, जब आप अपने भावों और विचारों को लिख करके अथवा बोल करके प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। इस लिपि चिन्हों के रूप में हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि हम परिभाषा के तौर पे क्या लिखते हैं। देखो भाई, इसकी परिभाषा के रूप में हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि को ही हम वर्ण के रूप में जानते हैं। तो यहां आपको जानना चाहिए कि ध्वनि किसे कहते हैं। वायु की उपस्थिति में जब भी कोई आवृत्ति होती है तो उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनियां तीन प्रकार की होती हैं, पराश्रव्य, अपश्रव्य, श्रव्य ध्वनियां। वे ध्वनियां जो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, इन्हीं ध्वनियों को आप श्रव्य ध्वनियां कहते हैं। और यही ध्वनि चिन्ह जो सुनते हैं आप, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण के रूप में आती है। तो बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं एवं उन्हें लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण हमारे मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि होती है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में भी जाना जाता है। तब यह मान लेना चाहिए कि जैसे वाक्य है, रानी गाना गा रही है। देखिए, रानी गाना गा रही है तो इसमें शब्द कितने हैं? एक शब्द है रानी, एक शब्द है गाना गा रही है। ये इतने शब्द हो गए। अब इसमें से वर्ण अगर निकाला जाए तो सबसे पहले शब्द ले लेते हैं रा। और रा शब्द में रा कैसे बनता है? रा प्लस अ प्लस न, तो क्या बन गया? न प्लस ई बराबर क्या बन गया? रानी। इसी तरह गाना, ये र के हो जाए, रा नहीं होता है, र प्लस अ बराबर आ, तो रानी हो गया। इसी तरह गाना, ग प्लस आ, गा है ना, गा प्लस न प्लस आ, तो क्या हो गया? गाना, है ना, गाना। इसी तरह गा में ग प्लस आ बराबर क्या हो जाता है? गा। इसी तरह र प्लस अ बराबर ह प्लस ई बराबर रही, और ह प्लस ए बराबर क्या है? रहे। तो इस तरह से यह जो क्या है, यह वर्ण के रूप में आता है। यह वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के रूप में आता है। तो इस प्रकार से हम वाक्य का विश्लेषण कर देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जैसे शब्द है फल, और फल में क्या छुपा हुआ है? फ प्लस अ बराबर क्या होता है? फ होता है। ल प्लस अ बराबर क्या होता है? ल होता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है। तो दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे शब्द है फूल, फूल में फ प्लस उ प्लस ल प्लस अ, है ना, तो क्या बन गया? फूल शब्द का निर्माण हो गया। इसी तरह बंदर शब्द है, ब प्लस अ प्लस न प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो बराबर क्या बन गया? बंदर बन गया मेरे बच्चे। तो यह वर्ण का विच्छेदन कहलाता है। वर्णों को जब हम अलग अलग कर देते हैं, यह न र ल स के रूप में वत्स व्यंजन के रूप में आया है, और वत्स व्यंजन के नाते ही यह क्या बन गया है? यहां अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है ना। तो बंदर शब्द के रूप में आया है। ब प्लस अ बराबर क्या होता है? ब, और न वत्स के रूप में आया है। यह इतना बात। अब देखिए, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्णमाला को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है स्वर होता है, दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे? व्यंजन होता है। स्वर किसे कहते हैं? मुख से उच्चरित वे ध्वनियां जो फेफड़ों से स्वतंत्र रूप से हवा निकलने में मदद करती हैं। स्वतंत्र रूप से हवा जिससे निकलती है, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से जिन व्यंजनों का, जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें व्यंजन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब देखो क्या कहते हैं भाई, स्वर क्या कहते हैं परिभाषा के तौर पे? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिन वर्णों का उपयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर के रूप में कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 11 स्वर होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है मेरे बच्चे? 11 है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है मेरे बच्चे? मानक वर्णों की संख्या कुल 52 है। तो अब देखिए स्वर के भेद क्या है। स्वर को भी तीन मुख्य रूप से भागों में बांटा जाता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है मेरे बच्चे? अ आता है, ई आता है, उ आता है और री आता है। जबकि जो दीर्घ स्वर के रूप में आता है वो क्या आता है?
वो आता है, आ आता है, आ आता है, ई आता है, उ आता है, आ ई उ, ए ऐ ओ औ। ठीक है। और प्लुत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लिखते हैं ओम, तो इसे हम प्लुत कहते हैं, या इसको दीर्घाकार के रूप में कहते हैं, है ना। इसे तिगुना, मूल वर्णों के उच्चारण से जिसमें तिगुना समय लगता है उसे आप प्लुत वर्ण कहते हैं। संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। तो यह हो गया स्वर के भेद के रूप में आ गया। तो स्वर के कितने भेद होते हैं भाई? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। मुख्य रूप से यही विभाजन होता है। अब देखिए ह्रस्व किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इन स्वरों को ह्रस्व कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर भी कहते हैं, और इसे ह्रस्व को क्या कहा जाता है? मूल स्वर के रूप में भी स्वीकार करते हैं। किसके रूप में स्वीकार करते हैं भाई? मूल स्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। किसके रूप में स्वीकार करते हैं? मूल स्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो मूल स्वरों को भी हम क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। मूल स्वरों को, ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हिंदी व्याकरण में शामिल जो ह्रस्व स्वर है वो अ, ई, उ और री के रूप में स्वीकार किया जाता है। किस रूप में स्वीकार किया जाता है? अ, ई, उ, री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी तरह जो दीर्घ वर्ण होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर की समय में दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में जाना जाता है। हिंदी व्याकरण में शामिल जो दीर्घ स्वर हैं, आ है, ई है, उ है, ए ऐ ओ औ के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वरों का उपयोग किसी को दूर से बुलाने या पुकारने में भी किया जाता है, जैसे ओम लिखने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये हो गया पूरा पूरा स्वर का विभाजन। और स्वरों के विभाजन में आपने पहले में पढ़ा 4, इसके बाद 7 4 11 हो गए, और ये वाला 1 हो गया। ठीक है। तो 11 स्वरों की संख्या। अब देखिए व्यंजन किसे कहते हैं भाई? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं। अब देखो इसको लेकर के मतभेद है। अगर कुल मिलाकर के 52 वर्ण है, 52 में से 11 अगर निकाल देते हैं, स्वर के रूप में 11 निकाल देते हैं, तो कितना बचता है मेरे बच्चे? 43 व्यंजन के रूप में निकलता है। क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो जाती है? 33 हो जाता है। सामान्य रूप से जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आते हैं, है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद करते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं स्पर्श यानी कि छूना, मुख का जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय फेफड़े से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श करती है। आपके मुख के जो अलग अलग भाग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ जो भाग हैं, यदि उन्हें स्पर्श करती हुई निकलती है, क से लेकर के म तक कुल 25 वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन में। क, ख, ग, घ, अंगा, इसे क वर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, इया, इसे च वर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, इसे ट वर्ग कहते हैं। त, थ, द, ध, न, इसे त वर्ग कहते हैं। और प, फ, ब, भ, न, इसे प वर्ग कहते हैं। तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है मेरे बच्चे? कंठ हो जाता है, इसका उच्चारण तालु हो जाता है, इसका उच्चारण मूर्धा हो जाता है, इसका उच्चारण दंत हो जाता है, और इसका उच्चारण ओष्ठ हो जाता है। तो याद कर लेते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या समझ रहे हैं हम लोग? वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है भाई? वर्णों का उच्चारण स्थान। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। इसके कितने वर्ग होते हैं? 5। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5, और पांचों को मिलाकर के 25। और इसका जो अंतिम वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर कहते हैं मेरे बच्चे, याद रख लेना। इसके बाद देखो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ यानी कि मध्य या बीच, और स्थन यानी कि
स्थित होता है। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजनों के बीच में उच्चारित किए जाते हैं। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये क्या होते हैं? य, र, ल, व होते हैं। ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो देखो पहले आपने कितना पढ़ा? 25 पढ़ा और 25 में आपने जोड़ दिया 4। पक्की बात है। तो 25 4 कितने हो गए? 29 वर्ण हो गए। पक्की बात है। य, र, ल, व। इसी तरह ऊष्म व्यंजन, ऊष्म गर्म होता है जिसमें उच्चारण में मुख के अवयव गर्म हो जाते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ करके, है ना, पैदा होती है। इसी नाते इसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती। ये भी 4 होते हैं। तो प्लस यहां 4 कर दो मेरे बच्चे, तो अब कितना हो गए? तो 25 4, अब देखो 29 और 29 30 3 33 हो गए। इसी नाते वर्णों को क्या कहा जाता है? उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है मेरे बच्चे? 33 होती है। ये बात आपको सिखाया गया है, समझाया गया है। लेकिन कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल मेरे बच्चे कुल 43 व्यंजन होते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 15 होती है। क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग, दूसरा चौथा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो है ना, वो क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होते हैं। स, ख, स, ह भी क्या होते हैं? तो 3 5 15 और 15 4 19 हो जाते हैं। संख्या इनकी हो जाती है क्योंकि ये 5 5 10 और 10 4 14 1 15 हो जाते हैं। स, ख, स का होती है। याद रखने का आसान तरीका है, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं मेरे बच्चे? महाप्राण व्यंजन के रूप में आते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण याद कर लेना। अल्प प्राण महाप्राण के रूप में याद कर लेना। ऐसे ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन जो बचता है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ग अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। इसी तरह ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजनों को ध्वनि घर्षण के आधार पर 2 भागों में विभाजित कहते हैं। घोष और अघोष कहा जाता है, जिनमें स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु मुखसा तंत्रियों से कंपन होती हुई निकलती है उन्हें घोष कहते हैं और इनकी संख्या 31 होती है। इनमें सभी स्वर अ से अ तक आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम मतलब 3 4 5 3 4 5 3 4 5 क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। अंतस्तर य, ल, ल भी घोष होते हैं। उस व्यंजन का भी ह आता है इसमें। तो इस तरह इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 31 हो जाती है घोष। नेक्स्ट है अघोष व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु मुद्रा में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। इनकी संख्या 13 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और 2, प्रथम और द्वितीय जो है, प्रथम और द्वितीय जो होता है ना, उसे कहते हैं स, ख, स। तो ये हो जाता है प्रथम और 10 3 13 के रूप में यहां संख्या आ जाती है। कितना हो जाता है भाई? 10 + 3 हो जाता है 13 हो जाता है। अघोष और अघोष के रूप में आ जाता है। तो मेरे बच्चे जब भी आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, आपके मन में कोई जिज्ञासा आती है तो आप हमारे पास आ जाइए। 11:15 से मेरी क्लास होती है 12 बजे तक और ये जेनरिक वीडियो जो क्लास में पढ़ाता हूं उन्हीं पर आधारित आपके लिए जेनरिक वीडियो लाता हूं जिससे आप सीख पाए, समझ पाए। बहुत कम समय में आपका एक टॉपिक पूरा मैं रिवाइज करा देता हूं। तो इस तरह से लिखिए, पढ़िए, याद करिए। इसी के साथ आज की कक्षा को करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।